अध्याय 28 काशी पुनर्जन्म और पुनः खोज। कृपया पानी में मत जाओ, चलो हम अपनी बाल्टी डुबोकर नहाते हैं। मैं रांची के युवा छात्रों को संबोधित कर रहा था जो मेरे साथ 8 मील की पैदल यात्रा पर पड़ोसी पहाड़ी पर जा रहे थे। हमारे सामने का तालाब आकर्षक था, लेकिन मेरे मन में इसके प्रति अरुचि पैदा हो गई थी। मेरे आसपास के समूह ने बाल्टी डुबोने के मेरे उदाहरण का अनुसरण किया, लेकिन कुछ लड़के ठंडे पानी के प्रलोभन में आ गए। जैसे ही उन्होंने गोता लगाया, बड़े पानी के सांप उनके चारों ओर मंडरा रहे थे। लड़के हास्यास्पद तत्परता के साथ तालाब से बाहर आ गए। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद हमने पिकनिक लंच का आनंद लिया। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था। मेरे चारों ओर छात्रों का एक समूह था। मुझे प्रेरणादायी मूड में पाकर उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे। एक युवक ने पूछा, कृपया मुझे बताइए श्रीमान, क्या मैं त्याग के मार्ग पर सदैव आपके साथ रहूंगा? अरे नहीं, मैंने जवाब दिया, तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे घर ले जाया जाएगा और बाद में तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अविश्वास में उसने जोरदार विरोध किया। मैं मर जाऊंगा तभी मुझे घर ले जाया जा सकता है। लेकिन कुछ ही महीनों में उसके माता पिता उसके आंसू भरे प्रतिरोध के बावजूद उसे ले जाने के लिए आ गए। कुछ साल बाद उसने शादी कर ली। कई सवालों के जवाब देने के बाद काशी नाम के एक लड़के ने मुझसे बात की। वह लगभग 12 साल का था, एक प्रतिभाशाली छात्र था और सभी का प्रिय था। सर, उसने कहा, मेरा क्या भाग्य होगा? तुम जल्द ही मर जाओगे। मेरे होठों से यह जवाब अदम्य बल के साथ निकला। इस अप्रत्याशित खुलासे ने मुझे और साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया और दुखी कर दिया। खुद को एक भयानक बच्चा मानते हुए, चुपचाप धिक्कारते हुए, मैंने आगे के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। स्कूल लौटते समय काशी मेरे कमरे में आया। अगर मैं मर गया तो क्या तुम मुझे पुनर्जन्म में ढूंढोगे और मुझे फिर से आध्यात्मिक पथ पर लाओगे? वह रो पड़ा। मैं इस कठिन रहस्यमय जिम्मेदारी को अस्वीकार करने के लिए विवश महसूस कर रहा था, लेकिन उसके बाद कई हफ्तों तक काशी ने मुझ पर लगातार दबाव डाला। उसे टूटते हुए देखकर मैंने आखिरकार उसे सांत्वना दी। हाँ, मैंने वादा किया था, यदि स्वर्गीय पिता सहायता करें, बाकी कपास्ती तिस्पाहा, तो मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयास करूंगा। गर्मी की छुट्टियों में मैं एक छोटी यात्रा पर निकला। मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं काशी को अपने साथ नहीं ले जा सका। मैंने उसे जाने से पहले अपने कमरे में बुलाया और उसे स्कूल की आध्यात्मिक तरंगों में बने रहने की हिदायत दी। मुझे लगा कि अगर वह घर नहीं गया तो वह आने वाली मुसीबत से बच सकता है। मैं जैसे ही वहां से निकला, काशी के पिता रांची पहुंच गए। 15 दिनों तक उन्होंने अपने बेटे की इच्छा को तोड़ने की कोशिश की, यह समझाते हुए कि अगर काशी अपनी मां से मिलने सिर्फ 4 दिन के लिए कलकत्ता चला जाए तो वह वापस आ सकता है। काशी ने लगातार मना किया। पिता ने आखिरकार कहा कि वह पुलिस की मदद से लड़के को ले जाएगा। इस धमकी से काशी परेशान हो गया। वह स्कूल के किसी भी प्रतिकूल प्रचार का कारण नहीं बनना चाहता था। उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद मैं रांची वापस आ गया। जब मैंने सुना कि काशी को हटा दिया गया है तो मैं तुरंत कलकत्ता के लिए ट्रेन में सवार हो गया। वहां मैंने एक घोड़ा गाड़ी पकड़ी। अजीब बात यह थी कि जैसे ही गाड़ी गंगा पर बने हावड़ा पुल से आगे बढ़ी, मैंने देखा कि काशी के पिता और अन्य रिश्तेदार शोक वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने अपने ड्राइवर को रुकने के लिए चिल्लाया। मैं भागकर बाहर आया और उस बदकिस्मत पिता को घूरने लगा। मिस्टर मर्डरर, मैंने कुछ हद तक अनुचित रूप से चिल्लाया, आपने मेरे लड़के को मार डाला है। पिता को पहले ही एहसास हो चुका था कि काशी को जबरन कलकत्ता लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। कुछ दिनों तक वहां रहने के दौरान लड़के ने दूषित भोजन खाया, हैजा की चपेट में आया और उसकी मृत्यु हो गई। काशी के प्रति मेरा प्रेम और मृत्यु के बाद उसे खोजने की प्रतिज्ञा रात दिन मुझे परेशान करती रही। मैं जहां भी गया उसका चेहरा मेरे सामने उभर आया। मैंने उसकी यादगार खोज शुरू की, ठीक वैसे ही जैसे मैंने बहुत पहले अपनी खोई हुई मां की खोज की थी। मेरे भाई विष्णु, श्रीरामपुर निवासी मोतीलाल मुखर्जी, श्री युक्तेश्वर के अत्यंत उन्नत शिष्य, मेरे पिता श्री राइट, मैं स्वयं, तुलसी नारायण बोस, रांची के स्वामी सत्यानंद, बोस्टन में 1920 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक उदारवादी सम्मेलन में प्रतिनिधियों का एक समूह, जहां मैंने अमेरिका में अपना पहला भाषण दिया था। बाएं से दाएं, रेवह क्ले मैककॉली, रेवह टी, रोंडा विलियम्स, प्रोफेसर एस ओशिगासाकी, रेवह जेबेज टी, सुंदरलैंड, मैं स्वयं, रेवह चास, डब्ल्यू वेंडटे, रेवह सैमुअल
ए इलियट, रेवह बेसिल मार्टिन, रेवह क्रिस्टोफर, जे स्ट्रीट, रेवह सैमुअल एम क्रॉथर्स। मुझे लगा कि चूंकि भगवान ने मुझे तर्क करने की क्षमता दी है, इसलिए मुझे इसका उपयोग करना चाहिए और अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करना चाहिए, ताकि मैं उन सूक्ष्म नियमों को खोज सकूं जिनके द्वारा मैं उस लड़के के सूक्ष्म ठिकाने को जान सकूं। मुझे एहसास हुआ कि वह अधूरी इच्छाओं से कंपन करती हुई एक आत्मा थी, सूक्ष्म क्षेत्रों में लाखों चमकदार आत्माओं के बीच कहीं तैरती हुई एक प्रकाश की किरण। मैं दूसरी आत्माओं की इतनी सारी कंपन करती हुई रोशनियों के बीच उसके साथ कैसे तालमेल बिठा सकता था? एक गुप्त योग तकनीक का उपयोग करते हुए मैंने माइक्रोफोन के माध्यम से काशी की आत्मा तक अपना प्रेम प्रसारित किया। आध्यात्मिक आंख, भौहों के बीच का आंतरिक बिंदु। ऊपर उठे हुए हाथों और उंगलियों के एंटीना के साथ मैं अक्सर खुद को गोल गोल घुमाता था। यह पता लगाने की कोशिश करता था कि वह किस दिशा में भ्रूण के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। मुझे उम्मीद थी कि मेरे दिल के एकाग्रता युक्त रेडियो में उससे प्रतिक्रिया मिलेगी। 22 मुझे सहज ही महसूस हुआ कि काशी जल्द ही धरती पर वापस लौट आएगा, और अगर मैं लगातार उसे अपनी पुकार सुनाता रहूं तो उसकी आत्मा उत्तर देगी। मुझे पता था कि काशी द्वारा भेजी गई थोड़ी सी भी प्रेरणा मेरी उंगलियों, हाथों, भुजाओं, रीढ़ और नसों में महसूस की जाएगी। काशी की मृत्यु के बाद लगभग 6 महीने तक मैंने बिना किसी उत्साह के योग पद्धति का लगातार अभ्यास किया। एक सुबह कलकत्ता के भीड़ भरे बोबाजार इलाके में कुछ दोस्तों के साथ टहलते हुए मैंने हमेशा की तरह अपने हाथ ऊपर उठाए। पहली बार कोई प्रतिक्रिया हुई। मैं अपनी उंगलियों और हथेलियों से टपकती विद्युतीय तरंगों को महसूस करके रोमांचित हो गया। ये धाराएं मेरी चेतना के एक गहरे कोने से एक प्रबल विचार में बदल गईं। मैं काशी हूं, मैं काशी हूं, मेरे पास आओ। जैसे ही मैंने अपने हृदय रेडियो पर ध्यान केंद्रित किया, यह विचार लगभग सुनाई देने लगा। काशी 28-2 की विशिष्ट, थोड़ी कर्कश फुसफुसाहट में मैंने बार बार उसका आह्वान सुना। मैंने अपने एक साथी प्रकाश दास 28-3 का हाथ पकड़ा और उसे खुशी से देखकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है जैसे मैंने काशी को ढूंढ लिया है। मैं अपने दोस्तों और आने जाने वाले लोगों के खुलेआम मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमने लगा। बिजली के झटके मेरी उंगलियों में तभी महसूस हुए जब मैंने पास के रास्ते की ओर मुंह किया, जिसे सर्पेंटाइन लेन नाम दिया गया था। जब मैं दूसरी दिशाओं में मुड़ा तो सूक्ष्म धाराएं गायब हो गईं। मैंने कहा, काशी की आत्मा किसी मां के गर्भ में रहती होगी जिसका घर इसी गली में है। मैं और मेरे साथी सर्पेंटाइन लेन के करीब पहुंच गए। मेरे ऊपर उठे हुए हाथों में कंपन और भी मजबूत और भी स्पष्ट हो गया, मानो किसी चुंबक द्वारा मुझे सड़क के दाईं ओर खींचा जा रहा था। एक खास घर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर मैं खुद को स्तब्ध पाकर चकित रह गया। मैंने तीव्र उत्तेजना की स्थिति में अपनी सांस रोककर दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा कि मेरी लंबी, कठिन और निश्चित रूप से असामान्य खोज का सफल अंत आ गया है। दरवाजा एक नौकर ने खोला, जिसने मुझे बताया कि उसका मालिक घर पर है। वह दूसरी मंजिल से सीढ़ी से नीचे उतरा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं मुश्किल से समझ पाया कि अपना सवाल कैसे पूछूं, जो एक साथ प्रासंगिक और अशिष्ट था। कृपया मुझे बताइए श्रीमान, क्या आप और आपकी पत्नी लगभग 6 महीने से बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है। यह देखकर कि मैं एक स्वामी हूं, एक त्यागी जो पारंपरिक गेरुआ वस्त्र पहने हुए है, उन्होंने विनम्रता से कहा, कृपया मुझे बताएं कि आप मेरे मामलों के बारे में कैसे जानते हैं। जब उसने काशी और मेरे द्वारा दिए गए वचन के बारे में सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने मेरी कहानी पर विश्वास कर लिया। मैंने उससे कहा, तुम्हारे यहां एक गोरा लड़का पैदा होगा। उसका चेहरा चौड़ा होगा, माथे पर एक शिखा होगी। उसका स्वभाव विशेष रूप से आध्यात्मिक होगा। मुझे यकीन था कि आने वाला बच्चा काशी से मिलता जुलता होगा। बाद में मैं उस बच्चे से मिलने गया जिसके माता पिता ने उसे उसका पुराना नाम काशी रखा था। बचपन में भी वह दिखने में मेरे प्रिय रांची के छात्र से बहुत मिलता जुलता था। बच्चे ने मुझे तुरंत स्नेह दिखाया। अतीत का आकर्षण दुगनी तीव्रता के साथ जाग उठा। कई साल बाद अमेरिका में रहने के दौरान उस किशोर लड़के ने मुझे पत्र लिखा। उसने सन्यासी के मार्ग पर चलने की अपनी गहरी इच्छा बताई। मैंने उसे एक हिमालयी गुरु के पास भेजा, जो आज भी पुनर्जन्म लेने वाले काशी का मार्गदर्शन करते हैं। 28 भौहों के बीच के बिंदु से प्रक्षेपित इच्छा शक्ति को योगी लोग विचारों के प्रसारण तंत्र के रूप में जानते हैं। जब भावना शांत रूप से हृदय पर केंद्रित होती है तो यह एक मानसिक रेडियो के रूप में कार्य करती है।
मैं दूर या पास से दूसरों के संदेश प्राप्त कर सकता हूं। टेलीपैथी में एक व्यक्ति के मन में विचारों के सूक्ष्म कंपन, सूक्ष्म ईथर के सूक्ष्म कंपन के माध्यम से और फिर स्थूल सांसारिक ईथर के माध्यम से प्रसारित होते हैं, जिससे विद्युत तरंगें बनती हैं, जो बदले में दूसरे व्यक्ति के मन में विचार तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। 28.2 प्रत्येक आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में सर्वज्ञ होती है। काशी की आत्मा को काशी नामक बालक की सभी विशेषताएं याद थीं, इसलिए उसने मेरी पहचान जगाने के लिए उसकी कर्कश आवाज की नकल की। 28.3 प्रकाश दास बंगाल के दक्षिणेश्वर में हमारे योगदा मठ श्रमकाता के वर्तमान निदेशक हैं।